हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष। कक्षा 10 इतिहास अध्याय 9 और हरियाणा बोर्ड के अंदर जो नई किताब है भारत एवं विश्व इतिहास की जो किताब है, तो उस किताब का ये अध्याय 9 है आपका। और यहाँ पे इस वीडियो में मैं बिल्कुल लाइन बाय लाइन चैप्टर को आपको समझाने वाला हूँ, पढ़ने वाला हूँ बेसिकली बुक को आपके सामने, और साथ में एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ और कौन से पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो भी साथ में बताता चलूँगा। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। उससे पहले जो है ना काम की जानकारी दे देता हूँ। मैंने जो है ना आप सभी के लिए हर एक चैप्टर के नोट्स, इस किताब के अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQ, ये सब कुछ आपको लिखे हुए मिल जाएंगे और वो मिलेंगे आपको वेबसाइट के ऊपर। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है cclchapter.com, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, विजिट आउट कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके अलावा अगर वो जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं, तो अगर वो वीडियोज़ की फॉर्म में आपको समझने हैं तो वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, तो उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं कहानी को। हम अभी तक क्या पढ़ के आए हैं? अभी तक हम एनालाइज करें तो हमें पता चला हम बहुत पुराने टाइम से, आज से लगभग 7000 साल पहले की सभ्यताओं को पढ़ते पढ़ते हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। हम आज इस अध्याय में हम जानेंगे स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष। यानी कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों को किस तरीके से भारत से पेला गया, लेकिन उनको तो भगा दिया हमने, जैसे तैसे आंदोलन करे फलाना ढिमक्का, और बहुत सारे लोग जो है शहीद हो गए। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। लेकिन आज़ाद होने के बाद में क्या देश में कुछ बदलाव हुआ, कुछ तरक्की हुई? अगर कुछ क्रांतियां हुई तो उनको फ़ायदा हुआ किसी को, या नहीं हुआ, या ऐसे ही ज़िंदगी फिर भी चलती रही? तो वो हमें इस चैप्टर में पता चलेगा। यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ था, मोटा मोटी माने तो 1950 से मान लो, ठीक है यार। 1950 से क्यों बोल रहा हूँ? वैसे तो देखो आज़ादी तो मिल गई थी 1947, सबको पता है, ये तो 15 अगस्त 1947 को। मोटी मोटी हम 50 से मानते हैं। उस समय से हमारा जो है सिस्टम मैनेज होकर सही से ठीक ठाक चलने लग गया था। अब ये जो 50 का टाइम है, 50 से 50 साल, यानी कि लगभग 2000 तक के टाइम तक जो है हम कहें तो इस टाइम के दौरान क्या क्या चेंजेस हुए। इसके बाद तो भाई चेंजेस पूछो ही मत, किताब भर जाएगी, एक पूरा ग्रंथ आपको चाहिए इसके बाद के चेंजेस भरने के लिए, क्योंकि वो इतने सारे थे यार। अभी देखो आप, टेक्नोलॉजी जो है 2000 के बाद आई थी बहुत तेजी से, बट उससे पहले भी जो है काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन रहा। आपातकाल पड़ गए, भूखमरी आ गई देश के अंदर, बहुत बुरा हाल हुआ और बीच में लड़ाई भी हुई। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे, हमें क्या क्या जानने को मिलेगा, क्या विभाजन भी हुआ देश का, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सबको याद होगा। इस दिन के लिए भारत को सैकड़ों साल तक संघर्ष करना पड़ा। भारत पर अंग्रेजों ने 190 वर्षों तक शासन किया। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अनेक देशभक्तों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही देश का सांप्रदायिक विभाजन भी हुआ, यानी कि जो समुदाय हैं वो भी विभाजित हो गए। यह अंग्रेजों की फूट डालो राज करो, ये जो नीति है इसी का परिणाम था। जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के कारण देश के बंटवारे की मांग जोर पकड़ती जा रही थी। यानी कि देश को तोड़ दो। पहले जो है ना पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सारा कुल मिला के भारत हुआ करता था, तो उसमें से जो है बाद में विभाजन हुआ, जो कि अब तो आपको पता है सबको कि पाकिस्तान कौन है, बांग्लादेश क्या है, लेकिन पहले जो है इकट्ठा हुआ करता था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इसकी मांग उठाई और द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग वो करते जा रहे थे। इसके कारण जो है देश के बंटवारे की मांग जोर पकड़ती जा रही। लेकिन स्वतंत्रता के प्रयास में लगे बड़े बड़े नेताओं द्वारा सांप्रदायिकता को कम करके आंका गया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसी कारण वे देश के विभाजन का अंदाजा नहीं लगा सके। अंत में यही सांप्रदायिकता भारत के विभाजन का कारण बने। विभाजन के कारण उपजी परिस्थितियों के कारण देश को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परंतु इन चुनौतियों और अन्य समस्याओं के बाद भी भारत ने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की। तो इस चैप्टर में हमें देखो यहाँ पे बता रखा है कुछ, आओ कुछ जान लेते हैं। भारत कब और कैसे आज़ाद हुआ, भारत का विभाजन कैसे हुआ, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, हरित क्रांति क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हरित क्रांति, एग्जाम में आती है, कई बार, बहुत बार आती है मतलब, तो इसको अच्छे से करना। आपातकाल के क्या प्रभाव पड़े, साहबानो मामला क्या था, भारत में 1991 की उदारीकरण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, पड़ोसी देश के साथ किस प्रकार के संबंध रहे, महाशक्तियों से किस प्रकार के संबंध रहे, और संयुक्त राष्ट्र से
में क्या योगदान रहा। तो कुल मिलाकर जो है ये चीज़ें हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। अब यहाँ से हमारी असली कहानी शुरू होती है। अभी तक हमें पता लग गया कि देश में क्या क्या हुआ, कैसे विभाजन हुआ, बट हम असली में समझते हैं, रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतरते हैं कि क्या क्या मामले हुए उस टाइम पे। पहला पॉइंट आता है देश का विभाजन, यानी कि देश का बंटवारा हो जाना। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही देश का दुखद विभाजन भी हुआ। देश का विभाजन होने के कारण उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और पूर्वी बंगाल को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देखो कौन कौन से इलाके मिलाए गए, उत्तर पश्चिमी। वैसे दिशाएं तो पता होगी सबको। अगर ये आप ये बोलते हो ना कि भाई मेरे को दिशा नहीं पता, फिर तो भैया आप 10th में पता नहीं कैसे ही पहुंच गए हो, किसी प्रभु ने कोई अलग ही कृपा कर रखी है आपके ऊपर। देखो हम बता देते हैं फिर भी। ये है हमारी उत्तर दिशा, ये है हमारी दक्षिण दिशा, ये है पूर्व दिशा, और ये है हमारी इधर वाली साइड पश्चिम दिशा। देखो ये बोल रहे हैं उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, यानी कि इधर वाला उत्तर, ये पश्चिमी, इसके डायगोनली निकलो यहाँ पे। इधर वाला जो हिस्सा है हमारा पश्चिमी पंजाब, पंजाब का पश्चिमी हिस्सा, पश्चिम यानी कि इधर वाला हिस्सा, इधर वाली साइड का हिस्सा, सिंध, सिंध यहाँ से पे पड़ता है, यहाँ सी पे, तो बलूचिस्तान और पूर्वी बंगाल को मिलाकर, पूर्वी बंगाल कौन सा था, अब पूर्व में बंगाल, यानी कि बंगाल ये वाला था ना, तो यहाँ वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसको मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण किया गया, यानी कि एक पाकिस्तान यहाँ पे, एक पाकिस्तान यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए, 2 पाकिस्तान मिले उनको, ठीक है। भारत की तरफ से मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा नए बने पाकिस्तान में जाना था, क्योंकि मुसलमानों के लिए मांग हुई थी ना वो कि मुसलमान वहाँ पे जाएंगे, तो उसके लिए ही वो एक बड़ा हिस्सा बनाए गए थे। मतलब 2 हिस्से बना दिए थे वैसे तो, पाकिस्तान एक उधर था एक उधर था, तो ये जो है मुस्लिम आबादी के लिए बनाया गया था। और अभी जो भी मुसलमान देश के अंदर रह रहे थे उन सबको पाकिस्तान जाना था। वहीं पाकिस्तान के हिस्से में गए क्षेत्र में अधिकतर हिंदू, सिख और अन्य को जो भी लोग बचे हुए थे उनको भारत भी आना था, क्योंकि भारत तो जरूरी है। अब वो हिंदुओं का देश भारत बनाया है, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, तो हिंदू भारत में आने थे और जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान जाने थे। दुनिया के इतिहास में इतने कम समय में यह सबसे बड़ा विस्थापन था। यानी कि आज तक हमने जो भी विस्थापन देखे धीरे धीरे होते हैं, टाइम लगता है, बट ये एकदम से हो गया। यह विस्थापन मुख्यतः रेलगाड़ियों, सैनिक गाड़ियों और पैदल जत्थों द्वारा हुआ। हमारा वर्षों का शांतिपूर्ण साथ अब सांप्रदायिक घृणा में बदल चुका था, यानी कि लोगों को समुदाय से नफरत हो चुकी थी। हिंदू मुसलमानों से नफरत करने लगे और मुसलमान हिंदुओं से करने लगे। इसीलिए चारों तरफ हिंसा, आगजनी व बलात्कार की घटनाएं हो रही थी। मतलब बहुत बुरा कांड मचा हुआ था वहाँ पे चारों तरफ में। दोनों देशों से लाखों की संख्या में शरणार्थी आ रहे थे, जबकि उनके आंसू पोंछना और उन्हें बसाया जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। ऐसे तो नहीं था ना कि रोड पे पड़े रहेंगे, वो उनको भी घर चाहिए था भैया, वो आए थे अपना घर बार छोड़ के। अतः भारत में आने वाले लोगों को पहले अस्थायी शिविरों में ठहराया गया और फिर धीरे धीरे उनके लिए पक्के घरों का निर्माण कराया गया, यानी स्थायी पुनर्वास। ऐसे पक्के वाले घर नहीं, मतलब उनके लिए घर बना दिया ढंग वाला। पहले तो ऐसे तंबुओं में रहते थे। देशी रियासतों का एकीकरण। अब देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो थी एकीकरण की समस्या। यानी कि देश में रियासतें थी, अंग्रेजों के टाइम अंग्रेजों ने पीट पीट के पेल रखा था सारी रियासतों को। तो अब जो रियासतें थी, वो जो रियासतों के राजा थे वो तैयार नहीं थे इकट्ठा करने में। उस पूरी सारी रियासतों को मिला के एक भारत का निर्माण करना काफ़ी मुश्किल भरा काम था। तो भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार 15 अगस्त 1947 को ख़त्म हो गया। यानी कि अब जितनी भी रियासतें थी भारत से उनको भगा दिया गया, मतलब ब्रिटिशर्स को। तो अब सारा जो है रियासतों का राज था 15 अगस्त 1947 के बाद से। लगभग 565 देशी रियासतें और अब भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती थी या स्वतंत्र रह सकती थी। वो उनकी इच्छा थी कि वो या तो आज़ाद रह ले या फिर जो है भारत के साथ मिल ले। 565 रियासतें, यार देखो कितनी सारे लोगों को, इतने राजा को समझाना। इस दौरान भारत सरकार के प्रथम गृह मंत्री बने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है उनको, लोहे का आदमी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में बड़ी सूझबूझ से काम लिया। पटेल ने अधिकतर रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमत कर लिया था। केवल हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर की रियासतें ही भारत में शामिल होना बाकी थी। मतलब कितनी सारी रियासतें थी, सबको समझा बुझा के जैसे भी करके उन्होंने अपने साथ उनको कर लिया। अब सबसे बड़ी दिक्कत थी ये 3 रियासतें, हैदराबाद की रियासत, जूनागढ़ की और कश्मीर की। सरदार पटेल ने हैदराबाद और जूनागढ़ को वहां की जनता की राय के आधार पर
भारतीय संघ में शामिल कर लिया, क्योंकि वहाँ की जनता चाहती थी कि हम भारत में शामिल हो, तो इनको भी शामिल कर लिया, हैदराबाद को भी और जूनागढ़ को भी। अब यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा है, वो पढ़ लेते हैं। भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा 31 अक्टूबर 2019 को समाप्त कर दिया। ये मोदी सरकार का राज था, तो भैया बड़े दिनों से अटका पड़ा था, इस पे मामला निपटा दिया इसको भी। देखो वो भी जानेंगे हम क्या सीन हुआ। अब मतलब ये जो 370 था वो क्या मामला था। जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं जो है ना भारत का हिस्सा बनूंगा ना मैं पाकिस्तान का हिस्सा बनूंगा, तो वो अपने आप को आज़ाद समझना चाहते थे, आज़ाद रियासत बनाना चाहते थे। लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना तथा कबायलियों ने मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। अब देखो क्या होता है, जब एक राजा ऐसे आराम से बैठा बोल रहा है मैं तो चिल जिंदगी जीऊंगा, लेकिन चिल जिंदगी तो तभी मिलेगी ना जब कोई हमला नहीं करेगा। यहाँ पे तो भैया देश आज़ाद हुआ नहीं कि पहले लुटेरे आ गए। अब यहाँ पे पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान तो बन गया था, तो पाकिस्तानी सेना ने और काबिलियों ने मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया कि हम तुझे कब्जा के रहेंगे। पाकिस्तान के हमले के डर से जो है महाराजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। बोला भाई साहब मैं दुश्मनों के साथ नहीं जा रहा, इससे अच्छा तो तुम्हारे साथ रह लूंगा मैं। तो इस वजह से कश्मीर भारत में आया था। अब भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला, क्योंकि भारत में शामिल हुआ तो भारतीय सेना लड़ेगी उसके लिए। अब भारतीय सेना ने मोर्चा संभालते हुए कश्मीर घाटी में आक्रांताओं को पीछे हटने पर विवश कर दिया। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के समक्ष मामला ले जाने के बाद दोनों ओर से युद्ध विराम की घोषणा हुई कि भैया युद्ध खत्म करो, तुम तो वैसे भी हार चुके हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। युद्ध विराम के कारण कश्मीर का 1/3 भाग पाकिस्तान के पास रह गया। ये जो युद्ध विराम था इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे कश्मीर का हिस्सा था ना, ऐसे कश्मीर को हम आजकल ऐसा कुछ देखते हैं ना, तो इधर वाला हिस्सा पाकिस्तान वाली साइड का हिस्सा जो है, थोड़ा सा हिस्सा जो है 1/3 हिस्सा कहते हैं उसको, तो वो हिस्सा जो है पाकिस्तान में, क्योंकि युद्ध की सेना घुस आई थी ना उनकी सेना, तो वो उन्हीं के पास रह गया। तत्कालीन परिस्थिति में कश्मीर के लिए भारतीय संविधान में अस्थायी तौर पर 370 जोड़ दी गई, यानी कि इस धारा के तहत उनको एक स्पेशल प्रावधान दिया गया कि पूरा ऐसे सिस्टम नहीं होगा, थोड़ा बहुत नियंत्रण तुम्हारे पास होगा, वहाँ की सरकार अलग से काम करेगी, बट फिर भी कुछ ना कुछ अलग था, लेकिन भारत का हिस्सा था। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए तो विशेष राज्य कौन सा था क्योंकि है नहीं था, तो वो कौन सा था, जम्मू कश्मीर, जिसको भी हटा दिया गया है। अब ये तो हो गई बात रियासतें इकट्ठी करने की, देश इकट्ठा हो गया, पाकिस्तान वालों को भी पेल डाला हम लोगों ने। अब जो है एक और मुद्दा था, वो क्या था, संविधान का निर्माण। इतना बड़ा देश, इतनी सारी पब्लिक के लिए कानून बनाना वो आसान काम तो था नहीं। भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में 389 बंदे थे। इसमें इनकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाद में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। तो इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन बन गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कुल 22 समितियों का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति बनाई गई। इस समिति को संविधान के प्रारूप को तैयार करने का कार्य दिया गया कि भैया संविधान कैसा बनना चाहिए। वो सलाह मशवरा हो के पूरा बहुत दिनों में बना था। ये संविधान के निर्माण के लिए बहुत से देशों के संविधानों पर विधि विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों ने विचार विमर्श किया। यानी कि बहुत सारे देशों के अपने अपने कानून थे, सभी देशों के कानूनों को देखा कि क्या ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ये नहीं है, तो जो बढ़िया लगे उसको उठा के अपने देश में भरते गए। तो ऐसे बना था भारत का संविधान। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया। इस संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए। देखो ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संविधान निर्माण किसने किया। पहली बात तो संविधान का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। उसके अलावा जो है आपसे पूछा जा सकता है कि भैया संविधान को बनाने में कितना समय लगा। समय कई बार पूछा गया है 1 मार्क्स क्वेश्चन में कि 2 साल 11 महीने 18 दिन उसको लगे थे। एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसको लागू कब करा गया ये सबको पता होगा, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। अब जो ये परेड होती है ना 26 जनवरी वाली, वो इसी के उपलक्ष्य में होती है, कानून के उपलक्ष्य में, ठीक है। प्रत्येक वर्ष यह दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। हमारे संविधान को बनाने का मूल आधार जनता की भावना थी। इस कारण संविधान की प्रस्तावना भारत को एक सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष और जनतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। यानी कि सभी को बराबर अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं। अब
ऐसे तो है नहीं, कानून बन गया, सब कुछ है, लेकिन देश में जनता के फैसलों को सुनेगा कौन? तो उसके लिए एक निर्णय लिया गया कि एक पूरी समिति बनाई जाएगी जो चुनाव लड़वाया करेगी, जिससे जो भी कोई मतलब उम्मीदवार खड़ा होगा वहां पे, तो लोग अपने हिसाब से उसको चुनेंगे और वो देश को फिर से आगे संभालेगा। ऐसे जो है ये बदलता रहेगा रेगुलरली बेसिस पे। तो ये सीन था। अब भारत के पहले जो चुनाव थे वो 1951 से 52 के बीच में हुए थे। इस चुनाव में लगभग 17 करोड़ 30 लाख मतदाताओं ने भाग लिया, यानी कि इतने लोगों ने 17 लाख 30 करोड़ लोगों ने वोट दी अपनी सरकार को जाके, जो भी सरकार उनको चुननी थी। इस चुनाव में लोकसभा की कुल 489 सीटें थी और 14 राष्ट्रीय तथा 63 क्षेत्रीय व स्थानीय दलों ने चुनाव में भाग लिया। संभवतः यह विश्व में पहला चुनाव था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जनता ने सहभागिता की। यानी कि लोग, क्योंकि देखो एक्चुअली में तो ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि भारत जो देश है उसमें बहुत बड़ी आबादी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जनता थोड़ी सी भी हिस्सा लेगी तो ज़्यादा ही लगेगी। दूसरे देशों में तो भैया यहाँ के 5-7% 10% में ख़त्म हो जाती है पॉपुलेशन। अब यहाँ पे ज़्यादा थी तो यहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया हमने कि सबसे ज़्यादा जो विश्व में जो है सब पहला चुनाव था जिसमें सबसे बड़ी संख्या में जनता ने भाग लिया था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने इस चुनाव में भारी जीत हासिल करी। तो ये कौन सी पार्टी जीत गई इस इलेक्शन को? कांग्रेस पार्टी। और फिर तो पता ही आपको कौन बना था प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलो, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों को बनाया जाना। अब अंग्रेजों द्वारा भारत के शासन को अपनी सुविधा के अनुसार रियासतों में बांटा गया था। स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों को तो भारतीय संघ में शामिल कर लिया। अब पूरा भारत इतना बड़ा एक भारत है तो इसको संभालेगा कौन? ऐसे नहीं संभालने में आना था। तो इसीलिए देश में भाषा और भौगोलिकता के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया। भारत सरकार द्वारा इसके लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग का कार्य भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करना था कि मतलब जैसे तमिल बोलेंगे तेलुगु जहाँ पे बोली जाती है उसको तमिल बुलाएंगे, कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक बुला देंगे। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे नाम रखे गए। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है ना, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है। तो ये सीन था। और हिंदुस्तान हिंदी बोली जाती है। ठीक है, तो ऐसे जो है इनको बांटना था पूरा। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया। इसके द्वारा देश में भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था की गई। कितने राज्य बनाए? सिर्फ 14 राज्य। हिंदी को भारत के कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में मान्यता दी गई। यानी कि जो कार्यालय का कार्यभार है वो कौन सी भाषा से किया जाएगा? हिंदी से। इसके साथ ही अंग्रेजी को बड़े स्तर पर सरकारी कार्यालयों में प्रयोग किया जाता रहा। और अंग्रेजी को जो है एक सरकारी तौर पे जैसे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या कुछ भी करना है तो अंग्रेजी को ही इस्तेमाल करते रहे ये लोग। और आज उसी का नतीजा कि हमें इंग्लिश पढ़नी पड़ रही है। चलो, पुनर्गठन देखते हैं। यहाँ पे यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी व्यवस्था का दोबारा या फिर से गठन या पुनर्निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी और पुर्तगाली क्षेत्रों की स्वतंत्रता। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी कुछ क्षेत्रों पर फ्रांस और पुर्तगाल का अधिकार बना हुआ था। पांडिचेरी, माही, कालीकट, यानम, चंद्रनगर जैसे स्थान फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। फ्रांसीसी सरकार ने ये सभी क्षेत्र 1954 ईस्वी में भारत को वापस लौटा दिए, जबकि गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली जैसे स्थानों पर पुर्तगालियों का कब्जा बना हुआ था। देखो कौन कौन से थे, कुछ तो भारत को मिल गए लेकिन कुछ पे अभी भी कब्जा बना हुआ था। पुर्तगाली इन क्षेत्रों को वापस लौटाना ही नहीं चाहते थे, उनका मूड ही नहीं था भैया। लेकिन भारतीय सेना ने 1961 में गए और उनको पुर्तगालियों को दे लठ पे पेले उनको भाग गए वो वहां से। ठीक है, तो ये सीन हुआ था। अब अपने क्षेत्र हमारे ही होंगे, तुम कहाँ से टपक पड़े हो यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व के बहुत से देश विचारधारा के आधार पर दो विरोधी गुटों में बट गए। गुट होते हैं समूह, ठीक है ना। इन गुटों में से एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ का गुट था। सोवियत संघ समझते हो ना, ये रूस वाला एक पार्टी थी, अमेरिका साइड वाली, एक रूस वाली साइड की पार्टी थी। अमेरिका के नेतृत्व में बने गुटों को पश्चिमी ब्लॉक और सोवियत संघ में बने गुटों को पूर्वी ब्लॉक कहा गया। मतलब ये पूर्व वाले थे ना, तो पूर्व दिशा में पूर्वी ब्लॉक, पश्चिम में था पश्चिमी ब्लॉक। आर्थिक तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत ने दोनों गुटों में समान मित्रता रखने का प्रयास किया कि ना तो भैया मैं पूर्वी ब्लॉक का हूं ना मैं पश्चिमी का हूं, मैं दोनों में रहूंगा, साथ दोनों का लेगा वो। स्वतंत्र विदेश नीति संचालन की इच्छा के कारण भी भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। भारत तृतीय विश्व के देशों की स्वतंत्रता बनाए रखने का इच्छुक था, इसीलिए भारत ने शुरू से ही इन दोनों गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई।
हमारी विदेश नीति किसी भी गुट में शामिल न होकर सही को सही और गलत को गलत कहने पर आधारित रही है। भारत के लिए गुट निरपेक्षता का आंदोलन वैश्विक शांति तथा विकासशील देशों का सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास का प्रतीक रहा है। अब देखते हैं, हमारे देश में आई थी एक हरित क्रांति जिसके अंदर हरियाली ही हरियाली थी। चलो जानते हैं, बहुत ही प्यारी है, एग्जाम में भी आती है बहुत बार, तो अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको। देश के विभाजन के साथ ही बहुत सी उपजाऊ भूमि पाकिस्तान के पास चली गई। उपजाऊ भूमि कहाँ पहुंच गई? पाकिस्तान के पास में। अब देश को भी खेती के लिए पैदावार चाहिए थी। 1960 के दशक में भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और सूखे ने हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। इस कारण भारत में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया, यानी कि खाने की कमी होने लगी देश के अंदर। परिणाम स्वरूप किसानों के लिए नई कृषि नीति की घोषणा की गई। इस नीति के तहत उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सस्ते और उन्नत बीज, खाद और तकनीक के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया गया, यानी कि उनको सस्ती कीमतों पर दिया गया, अच्छे बीज दिए गए, तो ऐसा कुछ हुआ। इस कृषि नीति के माध्यम से किसानों को बिजली, सिंचाई और सस्ते ऋण देने की व्यवस्था की गई ताकि तुम खेती करो, देश को भूखा मत मरने देना। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक की शुरुआत तक आते आते देश में गेहूं, चावल, मक्के की खेती में 2.5 गुना तक वृद्धि हो गई, यानी कि 2.5 गुना मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि कह सकते हो आप, डबल से भी ज़्यादा पहुंच गई थी वो। इस दौर में कृषि उत्पादन में हुई तीव्र वृद्धि को ही हरित क्रांति हम कहते हैं। हरित क्रांति में देखो यहाँ पे बता रखा है, हरित क्रांति है कृषि उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, नीली क्रांति मछली के पालन से संबंधित और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। तो ये जो क्रांतियाँ हैं ये याद होनी चाहिए किससे कौन सा संबंध रखती है। आपातकाल का दौर, ये वो दौर आ चुका था जब देश के अंदर आपातकाल पड़ गया। आपातकाल चलो जानते हैं क्या है आपातकाल। आज़ादी के बाद 1975 में भारत ने सबसे बड़े राजनीतिक संकट का अनुभव किया। 1971 में चुनी गई इंदिरा गांधी की सरकार गरीबी हटाओ के नारे के साथ सत्ता पर काबिज हुई थी। सरकार बनाने के 1 साल के अंदर ही दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अब ये जो बांग्लादेश था ना, इसको हम कहते थे पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि पूर्व में था ना पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान बने, उसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते, इसको पूर्वी पाकिस्तान। तो पहले तो भारत पाकिस्तान का एक तो युद्ध हो गया, ऊपर से जो है उस पूर्वी पाकिस्तान था उसने कहीं पाकिस्तान के चक्कर में हमारी बेइज्जती हो रही है, तो उन लोगों ने अपने देश का नाम ही अलग कर लिया। वो बोले हम तो बांग्लादेश बनाएंगे, इसको नाम, देश को नाम बदल दिया, पूर्वी पाकिस्तान अब उसका नहीं रहा, तो यहाँ पे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इससे इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में भी वृद्धि जरूर हुई, लेकिन अन्य मुद्दे जैसे कि मंदी, बेरोजगारी, गरीबी, खाद्य पदार्थों की कमी, बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या, सूखा और मानसून की असफलता से जनता में असंतोष बढ़ने लग गया। यानी कि बहुत सारे शरणार्थी वहां से भाग के भारत आने लग गए थे बांग्लादेश से, गरीबी की वजह से। अब भारत में खुद ही गरीबी, तो देखते जाओ बस क्या होने वाला है। राष्ट्रव्यापी हड़तालों व छात्र आंदोलनों के कारण देश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। इनमें से मुख्य तौर पर गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलनों से कानून व्यवस्था की स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। इस कारण 1974 तक आते आते इंदिरा गांधी की सरकार से जनता का बहुत बड़ा हिस्सा जो है नाराज हो गया, यानी कि हमें इंदिरा गांधी पसंद नहीं, ऐसा लोगों का मानना हो गया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में इंदिरा गांधी को चुनावों में अनुचित आचरण पर दोषी करार पाया गया। इस फैसले के अनुसार अब वह किसी भी पद पर नहीं रह सकती थी, उसको पद छोड़ना होगा। इस दौरान लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी की इन गलत नीतियों का खुलकर विरोध कर रहे थे। वे भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी को लेकर सरकार के खिलाफ सत्याग्रह और अहिंसक आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने देश में उपजे राजनीतिक संकट और न्यायालय के फैसले के आधार पर भी इंदिरा गांधी पर अपने पद से त्याग पत्र देने का दबाव बनाया। जेपी ने राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियां सिंहासन खाली करो कि जनता आती है को नारे का रूप दे दिया। इंदिरा गांधी ने स्वयं को चारों ओर से घिरता देख 25 जून 1975 को अपनी सत्ता बचाने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी कि देश में आ गया है आपातकाल। आपातकाल लगने के तुरंत बाद प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब टोटली जो है, समझ रहे हो ना मामला क्या है। यहाँ पे हो रही थी उसकी बेइज्जती, यहाँ पे उसके बस का कुछ था नहीं, तो अब नहीं बस का था तो भैया पद तो छोड़ना दूर की बात थी, उसने लगा दिया आपातकाल। अब यहाँ पे प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि आपातकाल में तो सब कुछ बैन कर दिया जाता, सब रोक दिया जाता है सिस्टम। तो अब प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया तो लोगों को पता कैसे चलेगा क्या कर रही है ये।
सरकार के विरुद्ध आंदोलन में शामिल जयप्रकाश नारायण और अन्य विपक्षी नेताओं जैसे कि मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चरण सिंह, चंद्रशेखर असंख्य छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगाकर उसके प्रमुख कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। भाई ये आपातकाल नहीं, कुछ और ही काल लगा दिया इन्होंने तो। इस दौरान अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा संसद को निष्प्रभावी बना दिया गया। जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें थी उनमें से अधिकांश को बर्खास्त कर दिया गया। परिवार नियोजन यानी कि नसबंदी कार्यक्रम को भी सख्ती से लागू किया गया, ताकि मतलब नसबंदी क्या था, मतलब कि परिवार में एक लिमिट मात्रा में ही बच्चे पैदा हों। पहले जो था ना, पहले मतलब एक महिला के 8-8, 10-10, 20-20 भी हो जाते थे बच्चे, तो वो जो है उसको रोकने के लिए नसबंदी का कानून पारित किया गया था और सख्ती से लागू किया गया। हालांकि आपातकाल के दौरान हो रही जातियों का जनता ने तीव्र विरोध जारी रखा, जिसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन सरकार को 21 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्त करने को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने आपातकाल हटाना पड़ा। 2 साल तक आपातकाल रहा। ये देखो तुम, 75 से 77 आ गया, 2 साल तक का आपातकाल जारी पड़ा रहा। इसी साल देश में आम चुनाव भी हुए, जिसमें गैर कांग्रेसी दलों की पहली गठबंधन सरकार बनी, यानी कि ये पसंद तो आ नहीं रही थी वैसे भी। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। शाहबानो मामला क्या था? ये जीत कर ही भी हार गई थी। शाहबानो है, जीत कर भी हार गई थी, ऐसे भी होता है क्या? चलो देखते हैं क्या हुआ था। भारत में लंबे समय से मुस्लिम धर्म में किसी न किसी रूप में 3 तलाक की प्रथा रही थी। 3 तलाक समझते हो ना, कि मतलब विवाह हुआ उसके बाद तुम तलाक दे दो, तो 3 तलाक की प्रथा थी। 3 तलाक तुम दे सकते थे। 5 बच्चों की मां 62 वर्षीय शाहबानो नामक मुस्लिम महिला को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया, यानी कि मतलब तलाक ही दे दिया, लॉजिकली तो यही कहते हैं। पति द्वारा गुजारे भत्ते से इनकार किए जाने पर शाहबानो ने न्यायालय की शरण ली। बोली कि मैं कहाँ जाऊंगी अब, तो 62 वर्षीय भैया बूढ़ी हो चुकी थी ना, ये तो देखो तुम, बूढ़ी हो चुकी है, अब कहाँ जाएगी वो, तो अब उसके पति ने उसको पेल दिया वहां से। यह फैसला शाहबानो के पक्ष में आया, लेकिन गुजारा भत्ता बढ़ाने के लिए शाहबानो ने उच्च न्यायालय में याचिका डाल दी। उच्च न्यायालय ने गुजारा भत्ता बढ़ाने का आदेश दे दिया, परंतु निर्णय के विरुद्ध उसके पहले पति ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। 1985 में उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को सही बताते हुए शाहबानो के पक्ष में फैसला सुना दिया कि भैया वो सही है, अब वो कहाँ जाके मरेगी। न्यायालय द्वारा दिया गया यह फैसला मुस्लिम समाज, विशेषकर महिलाओं के लिए बड़ा प्रगतिशील कदम हो सकता था, लेकिन इस फैसले का पुरातनपंथी मुस्लिम नेताओं और संगठन द्वारा विरोध करते हुए सरकार पर दबाव बनाया गया कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम होते कौन हो। ऐसे करते करते जो है दबाव बना दिया गया सरकार के ऊपर, मतलब जो फैसला सही था वो गड़बड़ा दिया उनको पूरा नेताओं के द्वारा। परिणाम स्वरूप राजीव गांधी सरकार ने 1986 में संसद में कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया, कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया उसको हटा ही दिया कि अब नहीं है, चलो हटाओ। यहाँ पे क्रियाकलाप दे रहा है। शाहबानो से जुड़े मामले में न्यायालय द्वारा हाल ही में जो निर्णय दिया गया है उस पर रिपोर्ट तैयार करें। भाई तुम ही कर लो, मैं नहीं करने जा रहा। हालांकि सरकार की इस तुष्टीकरण की नीति का कई महिला संगठनों, मुस्लिम महिलाओं की जमातों तथा बहुत से बुद्धिजीवियों ने जोरदार विरोध किया, परंतु सरकार के दखल के कारण शाहबानो सर्वोच्च न्यायालय में जीतने के बाद भी हार गई, क्योंकि लोगों ने इतना दबाव डाल दिया सरकार पे कि फैसला ही बदलना पड़ गया। आर्थिक नियोजन और विकास। 1944 ईस्वी में ही भारत में 8 बड़े उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान के रूप में भूमि सुधार, सहकारी पद्धति, योजनागत विकास के लिए आर्थिक प्रयोजन प्रस्तुत किया। लेकिन देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार द्वारा बड़े बड़े सरकारी संस्थानों की स्थापना और समाजवाद के विस्तार पर बल दिया। इस दिशा में प्रधानमंत्री नेहरू ने अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए 15 मार्च 1950 को सलाहकारी संस्था, जिसको योजना आयोग का जो नाम दिया गया, उसकी स्थापना की। इसके बाद 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की भी स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य योजना आयोग द्वारा दी गई सलाहों और योजनाओं पर संशोधित दिशा निर्देश देना था। तत्कालीन सोवियत संघ की पंचवर्षीय योजना से प्रभावित होकर भारत में भी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा कठोर सरकारी नियमन के कारण स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा का वातावरण विकसित नहीं हो पाया। समय समय पर लागू की गई आर्थिक औद्योगिक नीतियां भी पर्याप्त सुधार नहीं कर पाई। उधर 1980 के दशक में विभिन्न सरकारों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के कारण 1991 तक आते आते भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो चली।
विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मतलब भैया पैसा खत्म हो गया, पैसा दे दो उधार। इस आर्थिक संकट का सामना करने के लिए भारत को 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ गया अपना। मतलब भारत वैसे ही सोने की चिड़िया थी, अब 47 टन सोना जो है भारत को गिरवी रखना पड़ा उसके चक्कर में। अतः भारत को 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की शर्तों को मानते हुए अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार करने पड़े। इसके बाद भी भारत द्वारा आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास जारी है और बढ़ता रहेगा। ये तो भारत की वैज्ञानिक उन्नति। भारत जिसके पास वैज्ञानिक उन्नति के नाम पे पहले कुछ नहीं था, धीरे धीरे इतनी टेक्नोलॉजी आई जैसे यमाजाद हुए, तो भाई साहब इतनी सारी मिसाइलें, स्पेस मिशंस और बहुत कुछ हमने अचीव कर लिया है। चलो देखते हैं हमें कहाँ तक का बताया जाएगा। भारत को विकास के नए मार्ग पर ले जाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों की अहम भूमिका रही है। 1951 में भारत ने वैज्ञानिक अनुसंधान पर व प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मंत्रालय स्थापित कर दिया। इसरो जिसको हम कहते हैं इसरो, ISRO, वैसे तो इंग्लिश में लिख रखा है इन्होंने नाम इसरो, ठीक है। ये है इसरो हमारा स्पेस मिशन, स्पेस के बारे में और जो भी रिसर्च होती है वो यहाँ होती है। बार्क एवं IIT जैसी संस्थाओं के अंतर्गत, ये बार्क जो है बार्क वाला है, इंग्लिश वाले वर्ड है ये, ठीक है। बार्क, IIT, ये तो IIT तो सबको ही पता है ना। तो जैसी संस्थाओं के अंतर्गत हुए अनुसंधान कार्यों के कारण भारत वैज्ञानिक उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कस्तूरी रंगन इत्यादि वैज्ञानिकों के अथाह प्रयास से भारत पृथ्वी, नाग, अग्नि, आकाश, ब्रह्मोस ऐसी मिसाइलों का निर्माण कर सका। अब ये मिसाइलें चाहिए क्यों थी हमको यार? वैसे तो सोचने की बात है ना, क्योंकि बाहर वाले टिक नहीं रहे थे ना, बाहर के देश थे जो, तो उसके लिए चाहिए थी ये। 1974 और 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण कर खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया। परमाणु शक्ति यानी कि परमाणु बम अब हमारे पास आ चले थे, और जिससे क्या फायदा हुआ? कोई फालतू नहीं बोल देगा, हम परमाणु फेंक सकते हैं, पहले नहीं फेंक सकते थे। भारत को विश्व में एक बड़ी सैनिक शक्ति बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों की उल्लेखनीय भूमिका रही है। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सब जानते होंगे इसको, विश्व में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। क्या नाम, मतलब विश्व में प्रसिद्ध थे मिसाइल मैन, भारत का मिसाइल मैन भाई साहब APJ अब्दुल कलाम, याद रख लेना, पेपरों में भी आता है, इस नाम से इनको जाना जाता। भारत ने आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी इत्यादि सैटेलाइट भेजकर, आर्यभट्ट जो है ना भारत की पहली सैटेलाइट थी, ठीक है ना, ये भी याद रख सकते हो आप, पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्ट नाम से। उसके बाद भास्कर, रोहिणी ऐसी बहुत सारी सैटेलाइटें अंतरिक्ष तकनीक भेजकर अंतरिक्ष तकनीक में भी अपना नाम कमाया। आज भारत अन्य देशों के भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम है, कि दूसरे देशों की सैटेलाइट भी हम लोग अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। और अभी तो वैसे रिसेंटली जो है ना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, एक बार के रॉकेट में 119 सैटेलाइट को लॉन्च करके आ गए थे भारत वाले, तो देख लो तुम कितना दिमाग है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की विदेश नीति। अब विदेश नीति को लेकर क्या मामला था? किसी भी देश की विदेश नीति घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारकों पर आधारित होती है। घरेलू रूप से इतिहास, संस्कृति, भूगोल और अर्थव्यवस्था ने भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों और सिद्धांतों को निर्धारित किया है। अंतर्राष्ट्रीय कारक के रूप में क्षेत्रीय वातावरण, सीमा विवाद और शीत युद्ध की विदेश नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख स्तंभ पंचशील, गुट निरपेक्षता, स्वतंत्र विदेश नीति संचालन, विकासशील देशों में एकजुटता, राष्ट्रीय और वैश्विक हित प्राप्ति के लक्ष्य आदि रहे हैं। 50 वर्षों के काल में भारत की विदेश नीति का अध्ययन हम 3 आधार पर किया जाना जरूरी है, और ये है हमारा भारत के पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध है, महाशक्तियों के साथ कैसे संबंध है। महाशक्ति यानी कि बड़े देश जैसे अमेरिका, रूस, चीन, तो ऐसी जो महाशक्तियां हैं वो यूरोप, तो उनके साथ कैसे संबंध है। भारत और संयुक्त राष्ट्र के संघ के साथ उनके कैसे संबंध है। भारत को पहले तो पड़ोसियों की बात करते हैं। पहले भारत के 7 पड़ोसी देश है, ये याद रखना। भारत के पड़ोसियों के बारे में पूछ सकते हैं आपसे कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है, पड़ोसी कितने देश हैं, तो ये जो है यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। पहला पाकिस्तान, उत्तर में चीन है, नेपाल है, उत्तर पूर्व में भूटान और बांग्लादेश नाम से है, पूर्व में म्यांमार है, म्यांमार कहते हैं, पहले बर्मा कहते थे इसको, दक्षिण में श्रीलंका। चीन और पाकिस्तान को छोड़कर सारे देशों के साथ हमारे ठीक ठाक संबंध है, ज़्यादा बुरे नहीं है, मतलब कोई बोलता ही नहीं यार ऐसे ही। अब पाकिस्तान वाले देखो, पाकिस्तान वाले तो शुरू से ही हरामी थे, वो कश्मीर में हमला कर दिया था ना, शुरुआत में ही हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में चैप्टर के, कि पहले ही कश्मीर के राजा पे दावा बोल दिया था कि तू मेरा
हमारे क्षेत्र में आ जा तू तो ये पाकिस्तान के संबंध अच्छे होने भी नहीं थे और अभी भी मानता नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक समानता, सांस्कृतिक एकरूपता, भौगोलिक निकटता और आर्थिक समरूपता के अवसर मौजूद हैं, लेकिन आज भी भारत पाकिस्तान संबंध स्पर्धा, तनाव और संघर्ष और युद्ध के दायरे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। पाकिस्तान ने 1947, 1965, 71, 1999 में भारत पर हमले किए, लेकिन भारत की वीर सेनाओं से हार गए बेचारे की फूटी किस्मत उनकी है ना, फूटी रहेगी वो किस्मत जब तक हमारी सेना ताकतवर है। हताश पाकिस्तान द्वारा भारत में पंजाब और जम्मू कश्मीर में परोक्ष आतंकवाद को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है, यानी कि वो आतंकवादियों को भेजते हैं, मरवा देते हैं हमारे सैनिकों को। तो ये आतंकवाद अगर छोड़ देगा तो शायद पाकिस्तान भारत के साथ आ भी सकता है, बट नहीं है, ये मानेंगे नहीं, हरामी है ये। चलो अगला देखते हैं चीन के साथ संबंध। चीन भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है जो विश्व राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इच्छुक है। भारत पहला गैर साम्यवादी देश है जिसने 1 फरवरी 1950 को साम्यवादी चीन को मान्यता दी। प्रधानमंत्री नेहरू ने सुरक्षा परिषद में साम्यवादी चीन को स्थायी स्थान दिलाने के लिए कई बार प्रयास किए। विस्तारवादी प्रवृत्ति के चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर भयंकर आक्रमण कर दिया, हमला बोल दिया भारत पर। कब किया था? 1962 में। भारत को, अब भारत का क्या होगा? भारत को इस युद्ध में जान माल की भारी हानि उठानी पड़ी, लेकिन साम्यवादी चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी कि मैं नहीं टिक रहा, मैं तो जा रहा हूँ। चलो, इस युद्ध से भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची। तब से लेकर आज तक भारत चीन संबंध तनाव और अविश्वास पर आधारित रहे हैं। मतलब इसने जो है ना भारत को हरा उरू दिया होगा और खुद मतलब आराम से ऐसे बोल दिया कि मैं यहीं तक हूँ, बस मैं आगे नहीं जा रहा, चलो रहने दो तुम, अब बकस दिया। चीन के साथ जो है 1962 में भारी क्षति उठाने वाली भारतीय सेना ने ब्रिटिश काल में सारागढ़ी तथा हाइफा की लड़ाइयों में अद्भुत वीरता और अदम्य साहस का परिचय दिया था। तो ये यहाँ पे बता रहा भारतीय सेना के बारे में। नेपाल और भूटान के साथ संबंध, ये तो बेचारे प्यारे देश हैं, ये कुछ नहीं कहते। भारत और नेपाल के बीच बड़े लंबे समय से गहरे सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। दोनों के बीच खुली सीमा विश्वास का प्रतीक रही है। इसी प्रकार हिमालय स्थित अन्य देश भूटान से भी भारत के घनिष्ठ संबंध रहे हैं। 1949 ईस्वी की संधि ने दोनों देशों के बीच चिरस्थायी मित्रता स्थापित कर दी। इन दोनों देशों से भारत के भावनात्मक संबंध हिंदू बौद्ध धर्म के कारण जुड़ाव से भी हैं। भूटान और नेपाल की भौगोलिक स्थिति भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इनकी सुरक्षा भी भारत को ही करनी पड़ती है, आलसी लोग। चलो आगे देखते हैं, प्यारे दोस्त है वो भी। श्रीलंका से संबंध देखते हैं। श्रीलंका हिंद महासागर स्थित निकटतम पड़ोसी देश है। भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संपर्क रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों के बीच श्रीलंका स्थित तमिलों को लेकर मतभेद रहे हैं। 1987 में भारत द्वारा शांति सेना भेजे जाने के तनाव अवश्य बढ़ गया था, लेकिन इसे वैमनस्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। दोनों देशों के बीच कुछ मतभेदों के बावजूद संबंध ठीक ही हैं, सौहार्दपूर्ण रहे हैं, मतलब ठीक ठाक ही है, डिसेंट से हैं। बांग्लादेश के साथ कैसे संबंध है? बांग्लादेश को 1947 से 71 तक पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 6 दिसंबर, देखो यहाँ पे बता रखा ना हमको, मैं बता रहा था कि अब इसको पूर्वी पाकिस्तान, उसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। तो ये 1947 से 71 तक, उसके बाद 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता देने वाला भारत पहला देश था। मतलब कि उसको मान लिया कि तू बांग्लादेश है अब से। पश्चिमी पाकिस्तान के उत्पीड़न के शिकार बांग्लादेश के जन्म में भारत की विशेष भूमिका थी। भाषा और संस्कृति जुड़ाव के कारण प्रारंभ से ही दोनों देशों में घनिष्ठ मित्रता और परस्पर सहयोग का वातावरण रहा। हालांकि सैनिक शासकों के शासनकाल तथा बढ़ती धार्मिक कट्टरता के कारण संबंधों में तनाव की स्थिति जरूर रही। भारत हमेशा से ही बांग्लादेश को तकनीक, विज्ञान और उद्योग आदि क्षेत्रों में सहयोग करता रहा है ताकि वहां के लोगों का जीवन बसर हो सके। ये लोग प्यारे हैं, ये इतना हरामी नहीं है जितने पाकिस्तान वाले हैं, आज के पाकिस्तान वाले। बांग्लादेश वाले फिर भी ठीक है। म्यांमार और बर्मा से संबंध। म्यांमार को बर्मा भी कहते हैं, कई जगहों पे बर्मा है, कई जगहों पे म्यांमार है। पहले म्यांमार बर्मा कहते थे, अब म्यांमार कहने लग गए इसको जो है आधिकारिक रूप से म्यांमार गणराज्य के रूप में जाना जाता है। भौगोलिक स्थिति के कारण इसे दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। भारत और म्यांमार की 1600 किलोमीटर से भी अधिक सीमाएं आपस में लगती हैं। म्यांमार के अधिकतर लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और इस दृष्टि से भारत म्यांमार के सांस्कृतिक निकटता है, मतलब संस्कृति सेम सी लगती है। पड़ोसी देश होने के कारण भारत के लिए म्यांमार का आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व भी है। कुछ एक अपवादों को छोड़कर
कुछ तो गड़बड़े होती है थोड़ी बहुत। भारत जो है म्यांमार के साथ ठीक ही है, मित्रतापूर्ण रह रहे हैं, मस्त जिंदगी है। अब देखते हैं महाशक्तियों के साथ हमारे कैसे संबंध है। ये जो महाशक्तियां बड़ी बड़ी ताकत वाले देश हैं, तो इनके साथ हमारे कैसे संबंध है। विश्व में दो देश अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ को महाशक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद दोनों महाशक्तियों से समान दूरी और समान रूप से मित्रता की नीति अपनाई कि ना मैं तुम्हारा दोस्त, ना मैं तुम्हारा दोस्त, ना मैं तुम्हारा दुश्मन, ना मैं तुम्हारा दुश्मन। स्वतंत्रता के बाद जहां एक और नेहरू जी का समाजवादी विचारधारा की ओर झुकाव बढ़ा, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की अमेरिका से निकटता बढ़ने लगी। पाकिस्तान अमेरिका की साइड होने लग गया। इसके कारण भारत का झुकाव सोवियत संघ की ओर होने लगा। अब तुम अमेरिका की साइड जाएगा तो हम तेरी साइड क्यों आए, पाकिस्तान तो वैसे ही दुश्मन है। तो उसकी वजह से हम सोवियत संघ की साइड जाने लगे। पाकिस्तान और चीन से अमेरिका के संबंध बेहतर होने से भारत अमेरिका संबंध दुष्प्रभावित हुए, खराब हो गए। संबंध होने ही थे वो, तो जब हम जाएंगे सोवियत संघ के पास, अमेरिका वाले कैसे बुलाएंगे हमको। 1971 में भारत सोवियत मैत्री संधि से दोनों देशों में मित्रता और भी ज़्यादा मजबूत हो गई, एक संधि बना दी गई मित्रता वाली। वहीं इस निकटता के कारण भारत और अमेरिका के बीच की दूरियां बढ़ती चली गई। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और रूस उसके उत्तराधिकारी के रूप में सामने आया। इससे विश्व एक ध्रुवीय हो गया और अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रह गया। अब विचारधारा के स्थान पर आर्थिक मुद्दे महत्वपूर्ण हो गए। 1991 के बाद से भारत के संबंध रूस और अमेरिका दोनों से बेहतर होने लगे। अभी तो मोदी ने यार बहुत कुछ कर दिया है, बहुत अच्छे संबंध कर दिए हैं। पहले तो बहुत बेकार थे। अमेरिका वाले आज भी वैसे मानते नहीं हैं, भारत वालों की इज्जत नहीं करते, कभी कभी करते हैं बस। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कैसे संबंध है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही विश्व में शांति बनाए रखने की जरूरत थी। इसीलिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ये पूछा जा सकता है कि संघ की स्थापना कब हुई। 24 अक्टूबर 1945 को। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक था। भारत ने हमेशा से ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित शांति सेनाओं में अपनी सैनिक भेजकर सक्रिय भूमिका निभाई है। 1953 में भारत की विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित, ये महिला का नाम था जो वहाँ की अध्यक्ष बनी थी, भारत से थी वो। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में सक्रिय भूमिका निभाने और तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था होने के कारण आज सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक भारतीय और विदेशी आलोचकों द्वारा भारत की आज़ादी, संविधान और लोकतंत्र को लेकर बहुत सारी भविष्यवाणियां होती रही हैं। ये आलोचक भारत में लोकतंत्र व्यवस्था के लंबे समय तक ना टिक पाने के कयास लगा रहे थे। इनमें से कुछ ने कहा कि भारतीय संघ सब भाषा, जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर बिखर जाएगा। लेकिन स्वतंत्रता के आज हम देखें तो 74 साल के बाद भी भारत ना तो केवल मजबूती के साथ खड़ा है बल्कि उन्नति के पथ पर बढ़ भी रहा है। बीच में झगड़े वगड़े तो चलते रहते हैं यार, ये जो है ना, ये याद रखना नहीं है, ये ऐसी है, मतलब बढ़ते घटते रहेंगे। 74 साल बता रहे हैं तो बढ़ते रहेंगे टाइम के साथ में, बुक तो वही रहती है। ठीक है, तो ये था आपका इस चैप्टर में। आई होप चैप्टर समझ आ गया होगा। इसमें हमने जाना टोटली कि देश के अंदर क्या क्या मुद्दे सामने आए। ये जो है ना, बाद में जो संबंध वगैरह है वो तो ज़्यादा पूछे नहीं जाते एग्जाम में। पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा हरित क्रांति के बारे में, या शुरुआती दौर में स्वतंत्रता के टाइम पे क्या हुआ, संविधान में क्या क्या दिक्कतें आई, क्या बना, वो वाले सीन हमसे पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, मतलब दो तीन नंबर तक के प्रश्न आएंगे इस चैप्टर से। बाकी जो है आप वीडियो तो बना ही रखी है, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQ सब चीज़ों की, तो आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोज़, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।